साथियों, मध्य प्रदेश बामसेब के 30वें राज्य अधिवेशन में सभी साथियों को जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, सेंटर से निर्देशित किया गया है सभी वक्तागण को कि अपनी बात को सीमित समय में रखेंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम ऑनलाइन होने के कारण ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। इस कारण मैं अपनी बात को बामसेब के राज्य अधिवेशन में जो विषय निर्धारित किया गया है उस विषय पर मैं अपनी बात को रखूँगा। साथियों, एक विषय है आदिवासियों को वनवासी के नाम पर ज़बरदस्ती से हिंदू बताना, यह आदिवासियों का धर्मांतरण करने की साजिश है। साथियों, पूरे भारतवर्ष में आदिवासियों के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। कोई छोटा मोटा यह षड्यंत्र नहीं है, यह बहुत बड़े पैमाने पर एक साजिश के तहत यह षड्यंत्र किया जा रहा है। उनका मकसद है कि आदिवासियों को जितना ज़्यादा हम मुख्य धारा से विकास से दूर रखेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। इसी कारण से उनका पूरा प्लान होता है कि जो आदिवासी है, आदिवासियों का अन्य मूल निवासी जातियों के जात जो है वह किसी भी प्रकार से सामाजिक संबंध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से वैचारिक संबंध नहीं होना चाहिए। इस कारण से यह आदिवासियों के बीच में जाकर अन्य मूल निवासी जातियों से दूर रखने का प्रयास करते हैं कि अगर इनके साथ इनका भाईचारा निर्माण होता है तो यह आदिवासी जो है अन्य मूल निवासी के हक अधिकार के लिए लड़ेगा और अन्य मूल निवासी जो है वह आदिवासी के हक अधिकार के लिए लड़ेगा। इस कारण से इनको अन्य मूल निवासी जातियों से दूर रखा जा रहा है। साथियों, जो यह धर्मांतरण का प्रोग्राम है, यह इनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाने का प्रोग्राम जो है वह देश भर में आरएसएस द्वारा निर्धारित किया गया है कि आदिवासियों को हिंदू बनाएंगे तो ही हम अपने मकसद में सक्सेस हो सकते हैं। यह इस षड्यंत्र से आपको समझा जा सकता है। हमारे पास उदाहरण है, सबको इसकी जानकारी है कि साथियों, झारखंड में एक तमड़िया नाम की जो जनजाति है वह जनजाति पाई जाती थी, लेकिन उस जनजाति को इसलिए एसटी से बाहर कर दिया गया कि वह जो जनजाति है वह जनजाति हिंदू रीति रिवाज, उनकी परंपराओं का जो है अनुकरण करने लगी थी और वह पूरी तरह से हिंदू देवी देवताओं को मानने लगी थी। इस कारण से उनको यह कहकर बाहर कर दिया गया कि जो आप हैं, ये जनजाति जो है ये जनजाति हिंदू संस्कृति के ज़्यादा संपर्क होने के कारण इसको आदिवासी से यानी एसटी कैटेगरी से बाहर किया जाता है। तो आदिवासी होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मापदंड है। अगर उस मापदंड को आदिवासी नहीं पूरा करवाता है तो उसको एसटी कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है। अगर एसटी कैटेगरी से वह बाहर हो जाएगा तो उसका जो संवैधानिक हक और अधिकार है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो यह पूरा जो प्लानिंग है, यह पूरा प्लानिंग जो है आदिवासियों को हक अधिकार जो है उसको समाप्त करने की प्लानिंग है। यह एक तरीका है कि अगर इनको आदिवासी जो मापदंड है उस मापदंड से हम अगर इनको हिंदू बनाते हैं, अगर ये हिंदू बन जाते हैं और हमारे रीति रिवाज परंपराओं को यह मानने लगते हैं तो हमको इनको आदिवासी यानी ट्राइबल एसटी कैटेगरी से जो है इनको बाहर निकालने में हमको आसानी होगी। और जब ऐसा करेंगे तो हम एक एक कर को बाहर आराम से एसटी कैटेगरी से एक एक जनजाति को बाहर कर देंगे। तो यह जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से और इस खेल से हमको समझना होगा कि आज तमड़िया जनजाति बाहर हुई है, कल कोई अन्य जनजाति बाहर होगी, परसों कोई और जनजाति बाहर होगी। इस तरह से अलग अलग करके पूरी जनजातियों को जो है एसटी कैटेगरी से
बाहर कर दिया जाएगा। उनको जो मापदंड है, उनको जो कस्टमरी लॉ है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो बोली है, उनकी जो भाषा है, इनको विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इनको आसानी से जो है इनको एसटी कैटेगरी से बाहर किया जा सके। साथियों, समय ना होने के कारण, समय का अभाव होने के कारण पूरा विस्तार से जो है वह चर्चा नहीं हो पा रही है। जब कभी अवसर मिलेगा तो विस्तार से चर्चाएं की जाएंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय मूल निवासी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। मध्य प्रदेश वामसेप के 30वें राज्य स्तरीय अधिवेशन के विषय बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इन विषयों के अंतर्गत जो पहला विषय है, नामधारी नेतृत्व यह जाति प्रतिनिधित्व का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि नामधारी नेतृत्व यह ब्राह्मणी ब्यूरोक्रेसी के हाथ का खिलौना बनेगा। दिनांक 17 अगस्त 1918 को राजर्षि छत्रपति साहू महाराज के द्वारा मिस्टर मॉन्टेग्यू को दिया गया ज्ञापन। ये पहला विषय है। और दूसरा विषय है, अगर राजर्षि छत्रपति साहू महाराज 1932 में जिंदा रहते तो क्या गांधी जी के द्वारा पूना करार थोपना संभव होता। अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राजर्षि छत्रपति साहू महाराज की विरासत चला रहे थे, एक विचार मंथन। ये दोनों ही विषयों के ऊपर में मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसके पूर्व जो हमारे साथी मध्य प्रदेश से कोरोना काल में हम लोगों को छोड़कर चले गए, उनका दुखद देहांत हुआ, उनके प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम दिवंगत धम्मदीप रामटेके जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वामसेप मध्य प्रदेश। दिवंगत नंदलाल जी चौहान, पूर्व संयोजक भारत मुक्ति मोर्चा मध्य प्रदेश। दिवंगत महेश कुरेशिया जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष वामसेप जबलपुर। दिवंगत पीडी प्रभुदास जी गेड़ाम, पूर्व जिला अध्यक्ष वामसेप बालाघाट, एवं अन्य सभी दिवंगत साथियों के प्रति मैं अपनी आदरांजलि व्यक्त करता हूं। साथियों, छत्रपति राजर्षि साहू महाराज, इनका स्मृति दिन का 100वां वर्ष है और इसी निमित्त विभिन्न कार्यक्रम हम लोगों ने पूरे देश में आयोजित करने का काम शुरू किया हुआ है। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का जो योगदान समाज के लिए हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आती है कि राजर्षि छत्रपति साहू महाराज का जो मानगांव परिषद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और उस कार्यक्रम में बाबा साहब की अध्यक्षता में छत्रपति साहू जी महाराज ने जो अपनी बात रखी थी, वो इसी बात को लेकर के रखी थी कि नामधारी नेतृत्व यह नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो बात उन्होंने रखी थी वो ये एक उदाहरण दे करके रखा था कि कोई पक्षी जब अपना नेता चुनता है तो पक्षी में से चुनता है, कोई चार पाया जानवर अपना नेता चुनता है तो अपने चार पाया जानवर में से चुनता है। उसी तरह से हम लोगों को भी अपना नेता अपने मूल निवासी लोगों में से ही चुनना चाहिए। कोई ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति या सवर्ण वर्ग का व्यक्ति हमारा नेतृत्व नहीं कर सकता। हमारा नेतृत्व हमारा मूल निवासी, हमारे देश का रहने वाला ही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। ये बात हमको समझना चाहिए और इसी बात को ध्यान में रख करके ये बात छत्रपति साहू जी महाराज ने हमको उस दिन समझाई थी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने अपने राज्य के समय, अपने राज्य में उन्होंने जो रिजर्वेशन आयोजित किया था कि किसी भी तरह से ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन यानी प्रतिनिधित्व का जो 50% प्रतिनिधित्व दिया था। तो ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था और ये चाहते थे कि पूरे देश में इस तरह का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसीलिए मॉन्टेग्यू को उन्होंने एक पत्र लिखा, वो ज्ञापन दिया। तो ये ज्ञापन देने का उद्देश्य था कि भाई यहाँ पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था खत्म होना चाहिए।
आगे चल करके क्या हुआ कि इसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज सरकार ने प्रयास किया और कम्युनल अवार्ड लेकर के आया 10 साल बाद। तो उस समय में जब कम्युनल अवार्ड आया, अभी दुखद बात ये थी कि छत्रपति साहू जी महाराज उस समय हमारे बीच में नहीं रहे। 1922 में उनका दुखद देहांत हुआ और देहांत भी इतना समय हुआ, अकाल हुआ कि हम ऐसा इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सिर्फ 48 साल की उम्र में उनका आकस्मिक निधन होना किसी षड्यंत्र से हम इनकार नहीं कर सकते। और ये बात अच्छी तरह से सबको पता है कि तिलक जी के साथ में उनका जो है एक दोस्ताना व्यवहार नहीं था, उनकी दुश्मनी हो गई थी। तो एक बात ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर के क्या विचार थे। और डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर ने 22 मार्च 1920 को जो प्रस्ताव पास किया, उस प्रस्ताव में दूसरे नंबर का एक प्रस्ताव था। कुल मिला के 15 प्रस्ताव पास किए गए थे और दूसरे नंबर के प्रस्ताव में ये बात आती है कि हमें राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि हमारा बामसेफ संगठन राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का जो हम उनका स्मृति दिन मना रहे हैं, तो इसी तरह से उनका जन्मदिन भी हमको मनाना चाहिए और उनके विचारों को लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए। क्योंकि ये बात सत्य है कि यदि राजर्षि साहू जी महाराज जीवित होते तो पूना पैक्ट गांधी जी किसी भी तरह से हम लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते थे और बाबा साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम किए होते तो ये इस देश की व्यवस्था कुछ और होती। क्योंकि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का जो कार्य था वो विशेष रूप से एक ओबीसी वर्ग को बिलोंग करते थे और इस कारण से उनका सब लोग कहना मानते थे, ओबीसी लोग मानते और उस समय उनकी शक्ति एक हो जाती। तो आज यदि हमको सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे ओबीसी वर्ग को साथ में लेकर के और हम आंदोलन को तेज कर सकते हैं और हम जीत हासिल कर सकते हैं। अकेले लड़ना संभव नहीं है, हम सब मिलकर के ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो यूएनओ ने हमें एक 9 अगस्त का दिन दिया कि मूल निवासी दिवस मनाना है या स्वदेशी दिन मनाना है, लेकिन उसको लोग आदिवासी दिन मनाते हैं। तो हमारे आदिवासी भाई अकेले मनाते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में इस देश के तमाम मूल निवासी जो इस देश के रहने वाले हैं, जिनका डीएनए एक जैसा है, उन तमाम लोगों का ये दिन है और ये यूएनओ ने सिद्ध कर दिया और पूरे वर्ल्ड के लिए सिद्ध किया है। पूरे वर्ल्ड में जो जिस देश का रहवासी है, जो उस देश का मूल निवासी है, उन लोगों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ये दिन निर्धारित किया गया है। तो आज की इस बात को मैं इतना ही रखता हूँ और कम समय में अपनी बात रखने के लिए मैं जिन लोगों ने मुझे मौका दिया, संयोजक लोगों ने, उन लोगों का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। जय जोहार, जय मूल निवासी। समस्त मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों, गुरुओं, माताओं को नमन करता हूँ। आज 15 अगस्त 2021 को बामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 30वां मध्य प्रदेश राज्य अधिवेशन का द्वितीय सत्र चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहन मेश्राम साहब कर रहे हैं। साथियों, आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के कई विधायक, सांसद, मिनिस्टर हैं, लेकिन वो नामधारी, सिर्फ नाम के हैं। उनके पास पद है, प्रतिष्ठा है, गाड़ी है, बंगला है, सुरक्षा है, साधन है, संसाधन है, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। आज एससी, एसटी, ओबीसी की बहुत सारी देश में समस्याएं हैं, लेकिन इनकी प्रतिनिधि कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, कोई समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है। साथियों, आज पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जातिगत जनगणना की समस्या है, जनगणना नहीं हो रही है, उनको संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनके साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है। लेकिन पिछड़ा वर्ग के कई विधायक, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, कोई उनकी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आज आदिवासियों की समस्याएं हैं, जल, जंगल, जमीन उनके छुड़ाए जा रहे हैं और उनके साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है। समाज में उनको अलग करने का षड्यंत्र किया जा रहा है।
अगर आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के लिए आवाज़ उठाता है तो उन्हें नक्सलवादी, माओवादी कहकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जबकि आदिवासियों के कई विधायक, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, लेकिन वो उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। साथियों, इसी तरह एससी, एंटी, डीएनटी, विजिएंटी की समस्याएं हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि भी कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, देश में सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। किसानों की समस्याएं हैं, किसानों के खिलाफ शासन ने, शोषणकारी व्यवस्था ने 3 कानून उनके खिलाफ लाए हैं। 20 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों के हित के लिए कई कानून बनाए, लेकिन उनमें से 29 कानून शोषणकारी व्यवस्था ने रद्द कर दिए और उनके खिलाफ में 4 नए कानून लेकर आए हैं। छात्र, युवा, नौजवान परेशान हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। माइनॉरिटी के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। आज देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण, महिला सुरक्षा, मॉब लिंचिंग, इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन इनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये सब शोषणकारी जो व्यवस्था है उसके कारण है, और जो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले नामधारी प्रतिनिधित्व करता हैं वो अपने समाज की बात नहीं उठाते। इसीलिए ये सारी समस्याएं देश में इन नामधारी नेतृत्वकर्ताओं के कारण बनी हुई है। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण विषय है वामसेप संगठन के बढ़ते हुए कार्यों को बिना अनुशासन एवं सभी आफसुट संगठनों के कार्यकर्ताओं को आपसी सहकार एवं समन्वय बनाए बगैर सही समय पर निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। साथियों, 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। उन्हीं धोखेबाज लोगों को वामसेप ने इकट्ठा किया और उन्हें लायक बनाया। आज वामसेप स्वावलंबी, स्वाभिमानी लोगों का संगठन है जो निरंतर 365 दिन तक कार्य करता है। वामसेप कैडर बेस एवं अनुशासन प्रिय संगठन है। वामसेप अपने उद्देश्य, सिद्धांत एवं विचारधारा पर निरंतर कार्य करता है एवं अपने उद्देश्य, सिद्धांत और विचारधारा से कोई समझौता नहीं करता है। पिछले कुछ वर्षों में संगठन में बहुत तेजी से नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। वामसेप के कार्यकर्ताओं को उद्देश्य, सिद्धांत, विचारधारा से सहमत होना चाहिए एवं संगठन के दिशा निर्देशन में करना चाहिए, अनुशासन में रहकर कार्य करना चाहिए। वामसेप मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 88 सहायक संगठन हैं। सभी सहायक संगठनों को आपस में समन्वय एवं सहयोग करना चाहिए। वामसेप के किसी भी सहायक संगठन का कोई कार्यक्रम है, रैली है, धरना है, ज्ञापन है या और भी कोई कार्यक्रम है, ये सब जो कार्यक्रम होता है वो वामसेप का ही एजेंडा होता है। उस कार्यक्रम में सभी सहायक संगठनों को इसमें सहयोग करना चाहिए एवं कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। तभी हम इस व्यवस्था परिवर्तन एवं आज़ादी के आंदोलन में सफल हो सकते हैं। साथियों, आज़ादी के इस आंदोलन में एवं व्यवस्था परिवर्तन के इस आंदोलन में समस्त ओबीसी, एससी, एसटी, एंटी, डीएनटी, विजिएंटी, महिलाएं, छात्र, युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर एवं बुद्धिजीवी, कर्मचारी, अधिकारी सभी को इसमें जुड़ना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, तन मन धन से सहयोग करना चाहिए ताकि हम व्यवस्था परिवर्तन एवं आज़ादी के इस आंदोलन में सफल हो सकें। साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों को जय मूल निवासी। साथियों, आज 15 अगस्त 2021 को
बामसेब एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 30वां राज्य अधिवेशन है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे मूल्यवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब नई दिल्ली। साथियों, आज इस कार्यक्रम का दूसरा सत्र जो है, दूसरे सत्र का विषय है कि बामसेब संगठन के बढ़ते हुए कारवा को बिना अनुशासन के एवं सभी आफसूट संगठनों के कार्यकर्ताओं को आपसी सहकार एवं समन्वय बनाए बगैर सही समय पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता, एक गंभीर विश्लेषण। इस विषय पर सम्मानित साथियों मैं मेरी बात रखूंगा। तो बामसेब संगठन के बढ़ते हुए कारवा में अनुशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। साथियों, अनुशासन जो है, बिना अनुशासन के संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती। अनुशासन को समझने के लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि एक हमारे महापुरुषों का निर्धारित उद्देश्य है। उस निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बामसेब संगठन लगातार 43-44 साल से काम कर रहा है और आज के दौर में सम्मानीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बामसेब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कारवा जो है बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में अनुशासन के अभाव में किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता। इस बिंदु में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों का, मूल्यवासी महापुरुषों का जो निर्धारित उद्देश्य है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना भारत में, बहुजनों का राज स्थापित करना भारत में, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकमात्र संगठन पूरे विश्व भारत में मात्र बामसेब संगठन काम कर रहा है। बामसेब संगठन अनुशासन के आधार पर भारत का सबसे अनुशासित संगठन है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अनुशासन है क्या, अनुशासन को समझना बहुत जरूरी है। तो जो हमारे महापुरुष, मूल्यवासी महापुरुषों का, मूल्यवासी बहुजन महापुरुषों का जो निर्धारित लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करना है। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक निर्धारित कार्य प्रणाली है। तो उस निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार समस्त कार्यकर्ताओं को कार्य करना ही अनुशासन है। अब इसको समझना, आज वर्तमान में बामसेब संगठन और उसके ऑफशूट विंग भारत मुक्ति मोर्चा और उसके ऑफशूट विंग भारत मुक्ति बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके ऑफशूट विंग, ये 86 संगठन है। यदि 86 संगठनों के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, अब सारे कार्यकर्ताओं में यदि एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि हम काम करते हैं, तो हमारा जो निर्धारित कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली के आधार पर काम करेंगे तो अनुशासन के साथ काम होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम सब निर्धारित कार्य प्रणाली में रहकर काम करेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे संगठन शक्ति बहुत बड़ी निर्माण होगी और वो जो संगठन शक्ति निर्माण होगी, उस संगठन शक्ति के माध्यम से हम हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्धारित जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली के अनुसार यदि हम कार्य नहीं करते हैं और जितने भी लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, यदि वो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता एक ही उद्देश्य को छोड़कर अपने अपने अलग अलग उद्देश्य को अगर पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, तो साथियों इससे क्या होगा, कार्यकर्ता में आपस में टकराव होगा और टकराव होने की वजह से बिखराव होगा और बिखराव होने की वजह से जो हम विशाल संगठन शक्ति निर्माण करना चाहते हैं, वो शक्ति निर्माण नहीं कर सकते। और यदि विशाल संगठन शक्ति निर्माण नहीं कर सकते, तो हमारा निर्धारित उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो अनुशासन का होना संगठन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए समस्त बामसेब और उसके ऑफशूट विंग, भारत मुक्ति मोर्चा उसके ऑफशूट विंग, बहुजन क्रांति मोर्चा उसके ऑफशूट विंग, समस्त संगठनों के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हो, चाहे वो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हो, चाहे वो संभाग और जिला, तहसील, गांव, पंचायत स्तर के पदाधिकारी हो, सब में
यदि हम सब एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्धारित कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार यदि कार्य करते हैं, तो साथियों हमारे जो पुरखों का मकसद था, उस मकसद को हम पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको काम करने की आवश्यकता है। और अगर हम इस निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्धारित कार्य प्रणाली के आधार पर काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, सारे संगठनों के बीच में, हमारे जितने भी संगठन हैं, सारे संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, और इससे हम बेहतर तरीके से एक बहुत बड़ी शक्ति निर्माण कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको काम करने की आज मध्य प्रदेश में भी आवश्यकता है। साथियों, आज इस कार्यक्रम का अध्यक्षता जो है सम्मानीय मूल्यवासी नायक सम्मानीय वामन बेसराम साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका इस कार्यक्रम पे आज अध्यक्षता उद्बोधन है। तो मैं ज्यादा समय बात ना करते हुए मैं मेरी बात को यही समाप्त करता हूं, और हम सब आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे। और मैं पूरे मध्य प्रदेश के साथियों से और जो भी साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया पे इस कार्यक्रम की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पे ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर इसको सेंड करें, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल वेबसाइट है उन सब पे इसको ज्यादा से ज्यादा इसको सेंड करने का काम करें, ताकि हमारा जो विचार है, हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, वो हमारे लोगों तक पहुंचे। ऐसा आप काम करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी को जय मूल्यवासी। रहे माननीय वामन मेसराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, और जिन वक्ताओं ने अभी अपने अपने विचार रखे, वो सारे वक्तागण, और ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले बामसेप और तमाम सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतक, हितचिंतक, समर्थक साथियों, इस चर्चा सत्र में दो विषय रखे हैं। इसमें जो दूसरा विषय है कि बामसेप संगठन के बढ़ते हुए कारवा को बिना अनुशासन के एवं सभी ऑफशूट संगठनों के कार्यकर्ताओं को आपसी सहकार एवं समन्वय बनाए बगैर सही समय पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। एक गंभीर विश्लेषण। साथियों, ये बामसेप एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में कार्यकर्ताओं की कुछ आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता के अनुसार अगर कार्यकर्ता काम करता है या आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो हम सफल हो सकते हैं। इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक अनुशासन, दूसरा समन्वय और सहकार, दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी, ये दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर बामसेप का कारवा बढ़ रहा है मगर सही समय पर निर्धारित लक्ष्य पूरा हमें करना है। बामसेप का कारवा तो बढ़ रहा है मगर हम लोगों को निर्धारित समय पर हमारा निर्धारित लक्ष्य पूरा करना है, और अगर हमारा निर्धारित लक्ष्य हमें सही समय पर पूरा करना है तो बामसेप संगठन में काम करने वाले और बामसेप के सहयोगी संगठनों में काम करने वाले हर कार्यकर्ता ने दिशा निर्देशन में काम करना चाहिए। अब ये दिशा निर्देशन क्या है?
साथियों, संगठन ने तालुका स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता तक एक दिशा बनाई है, काम करने के लिए एक दिशा निर्धारित की है और उस दिशा में आप काम करेंगे। इसके लिए सेंटर की ओर से, सचिवालय की ओर से, समीक्षा विभाग की ओर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से निर्देशन दिया जाता है, निर्देश किया जाता है, ताकि हम कोई भी गलत काम ना करें। अगर हम थोड़ा भी गलत काम करते हैं तो हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा समय लग सकता है। तो सही दिशा में काम करने के लिए निर्देशित किया जाता है और उसी दिशा निर्देशन में हर वो कार्यकर्ता को, चाहे वो तालुका स्तर का कार्यकर्ता हो या फिर राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता हो, उसी दिशा में उसको काम करना होगा। साथियों, दूसरा है नियंत्रण और निगरानी। जो भी कार्यकर्ता संगठन में काम करेगा उस कार्यकर्ता को नियंत्रण और निगरानी का जो तरीका है उसको अपनाकर काम करना होगा। वो अगर नियंत्रण में काम करता है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा कैडर बेस्ड कार्यकर्ता नियंत्रण में काम नहीं करेगा तो काम बिगड़ सकता है। मान लो आपके पास अगर कोई मोबाइल है 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का, और आप किसी पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को या किसी मित्र को फोन करते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ कवरेज एरिया, नियंत्रण के बाहर, ऐसी एक आवाज़ आती है। इसका मतलब फ़ोन 15,000 का है, 20,000 का है, 25,000 का है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ कवरेज एरिया है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर का है, प्रदेश स्तर का है, कमिश्नरी स्तर का है, जिला स्तर का है और तालुका स्तर का है, अगर नियंत्रण में नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं। तो नियंत्रण और निर्देशन ये आवश्यक बातें हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने ध्यान में रखनी चाहिए और नियंत्रण में काम करना अनिवार्य है। अपनी मनमानी नहीं करना है, मनमर्जी से काम नहीं करना है। काम निर्धारित है, केवल निष्पादन करना है। काम निर्धारित है, आपको अलग से उसको डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। काम निर्धारित है, केवल आपको निष्पादन करना है, मतलब उसको अंजाम देना है और अंजाम देना ही आपकी ड्यूटी है। दूसरी बात है निगरानी की। आप सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो ये देखने के लिए आप पर वॉच रखा है। अगर तालुका यूनिट है तो तालुका यूनिट का नियंत्रण जिला यूनिट के पास है, जिला यूनिट के ऊपर नियंत्रण कमिश्नरी यूनिट का है, कमिश्नरी यूनिट के ऊपर नियंत्रण राज्य यूनिट का है और राज्य यूनिट के ऊपर नियंत्रण सेंटर का है और सेंटर के ऊपर सचिवालय और सचिवालय के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नियंत्रण है। ये सीसीटीवी कैमरा है, ये वॉच है कि आप कोई गलत काम ना करें, गलत दिशा में काम ना करें, गलत तरीके से काम ना करें। क्योंकि बहुत मुश्किल से, बहुत प्रयासों से, बहुत त्याग, बलिदान और समर्पण करके 40-45 सालों में बुद्धा के बाद ये पहला कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसलिए हम लोगों को, खासकर कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों को उस दिशा में पहल करके काम करना होगा, दिशा निर्देशन में और नियंत्रण निगरानी में। साथियों, अनुशासन एक सब्जेक्ट यहां रखा है कि अनुशासन में काम करना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी संगठन अगर बहुत बड़ा काम करना चाहता है तो अनुशासन के बगैर दुनिया में कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। संगठन के दिशा निर्देशन में रहकर निर्धारित समय पर उद्देश्य और विचारधारा को ध्यान में रखकर जो कार्यकर्ता काम करता है वह अनुशासन है। अनुशासन क्या है कि संगठन के दिशा निर्देशन में रहकर उद्देश्य और विचारधारा को ध्यान में रखकर निर्धारित समय पर उद्देश्य प्राप्ति के लिए काम करना ही अनुशासन है। साथियों, अनुशासन के बगैर कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता, क्योंकि अनुशासन ये शासन करने वाला तत्व है। हमारे समाज में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए हमारा समाज शासक नहीं है। शासक बनना है तो अनुशासित होना चाहिए। और एक बात है, अगर आप दूसरों को अनुशासित करना चाहते हो तो पहले खुद को अनुशासित होना पड़ेगा। जब आप खुद को अनुशासित नहीं करोगे, आप दूसरों को बिल्कुल अनुशासित नहीं कर सकते। अनुशासन
कोई भी संगठन अनुशासन के बिना ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। संगठन हो, आंदोलन हो, अगर अनुशासन नहीं है तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए साथियों, जिसका जीवन अनुशासित होता है उसका जीवन समर्पित होता है। अगर अनुशासन नहीं तो जीवन समर्पित नहीं होता। अगर आप महान काम करना चाहते हो, बड़ा काम करना चाहते हो, बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, तो आपका जीवन अनुशासित होना चाहिए। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है वो व्यक्ति महान काम नहीं कर सकता, महान कार्य नहीं कर सकता। अगर आप महान कार्य करना चाहते हो तो महान कार्य के लिए जीवन समर्पित करना पड़ता है। साथियों, इस अनुशासन के लगभग 3 प्रकार है। एक स्वयं स्फूर्त अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरा बलपूर्वक अनुशासन मतलब डिसिप्लिन विद पेनाल्टी, और तीसरा संगठनात्मक अनुशासन मतलब ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन। ऐसे 3 प्रकार के अनुशासन है और 3 प्रकार के अनुशासन में निहित होकर हम पदाधिकारी और कार्यकर्ता को, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो जिला स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कमिश्नरी स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो जिला स्तर का या तालुका स्तर का कोई भी कार्यकर्ता हो, इस तरीके से हम लोगों को काम करना होगा। अगर इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारा निर्धारित लक्ष्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सकता। हमने जो टाइम बॉन्ड कार्यक्रम बनाया है, ये जो टाइम बॉन्ड कार्यक्रम है साथियों, ये टाइम बॉन्ड कार्यक्रम पहले 4 फेजों में बनाया है। 2011-12, 2010-11-12 ये प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन है। 10-11-12 ये प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन है। 13-14-15 ये प्रिपरेशन फॉर एजिटेशन है। 3 साल प्रिपरेशन फॉर एजिटेशन। 16-17-18 का जो फेज है ये एजिटेशन फॉर कन्फ्रंटेशन है, आमने सामने की लड़ाई। और अभी जो चल रहा है 19-20-21 ये है कन्फ्रंटेशन फॉर लिबर्टी। हम आज़ादी नहीं, मुक्ति के लिए, वो भी हमें ब्रेन की मुक्ति चाहिए, दिमाग की मुक्ति चाहिए, और यूरेशियन ब्राह्मणों की हर गुलामी से मुक्ति चाहिए। मतलब 2024 अभी 2021 तक का ये प्लान बनाया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये आगे भी जा सकता है, क्योंकि 2024 तक लगभग 6 बार परिवर्तन यात्रा निकलेगी, फील्ड वर्क होगा, वातावरण माहौल तैयार किया जाएगा और 6 बार भारत बंद हो सकता है। अगर बड़ा काम हम करेंगे तो बड़ा काम करने के लिए सारा प्लान के अनुसार अगर हम काम करते हैं तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। अगर हमें सफल होना है तो कार्यकर्ताओं को, खासकर कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी, अनुशासन और निर्धारित समय में निर्धारित काम करना, निर्धारित लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य होगा। और इसके लिए आपका जो उद्देश्य है, महान उद्देश्य है, बामसेब का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने जो निर्धारित उद्देश्य किया है और उसके लिए उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ कारणवश वो पूरा हासिल नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, वही उद्देश्य हमारा है जिसका नाम है व्यवस्था परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज इन सोशल सिस्टम। ये जो अड़ी व्यवस्था, खड़ी व्यवस्था है उसको अड़ी करना चाहते हैं। ये जो वर्टिकल व्यवस्था है हम इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं। ये जो विषम व्यवस्था है हम उसको सम करना चाहते हैं। और ये सारा काम करने के लिए साथियों लास्ट का जो मुद्दा है सहकार और समन्वय, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिद्धांत है वो सभी कार्यकर्ताओं ने अमल में लाना चाहिए। ये सहकार व समन्वय का जो सिद्धांत है साथियों, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पदाधिकारी और पदाधिकारी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन हुआ, समन्वय हुआ, तो समन्वय से शक्ति का निर्माण होगा और उसी शक्ति के सहारे हम हमारा उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। इसलिए और ये करना है तो दूसरों का सहकार्य लेना होगा, साथ सहयोग लेना होगा, क्योंकि बिना सहकार नहीं उद्धार। अगर मैं आपको कोऑपरेट करूंगा तो आपको मुझे कोऑपरेट करना होगा। गिव कोऑपरेशन एंड टेक कोऑपरेशन, इस सिद्धांत के आधार पर यह काम हमें करना होगा। व्यवस्था परिवर्तन ये किसी व्यक्ति के बस का काम नहीं है। ये जब
हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इकट्ठा आएंगे और एक दूसरे को साथ सहयोग करेंगे तो ही व्यवस्था परिवर्तन होगा। और बुद्धा से लेकर वामसेप तक सभी लोगों ने यही काम किया है। कोई भी अकेला व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। बुद्धा ने भी उस समय के लोगों का, बहुजनों का साथ लिया, व्यवस्था परिवर्तन करने का प्रयास किया। संतों ने उस जमाने के लोगों का साथ लिया, व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले हो या फिर बाबा साहब अम्बेडकर हो, सभी ने उस समय के लोगों का साथ सहयोग किया और अपने आगे जो निर्धारित लक्ष्य था उसको पूरा करने की कोशिश की। इसलिए साथ सहयोग देना होगा और साथ सहयोग लेना होगा। बहुत सारे पदाधिकारी हमारे और बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसा कहते हैं कि लोग साथ नहीं देते। टारगेट क्यों नहीं पूरा हुआ, टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, 100% टारगेट क्यों नहीं पूरा हुआ, तो कार्यकर्ता कहते हैं, पदाधिकारी कहते हैं कि लोगों ने साथ नहीं दिया। याद रखना साथियों, लोग साथ नहीं देते, साथ लेना पड़ता है। बाप बेटे का साथ नहीं देता, बेटा बाप का साथ नहीं देता, पति पत्नी का साथ नहीं देता, पत्नी पति का साथ नहीं देती, साथ लेना पड़ता है। और साथ लेना, साथ लेने वालों की क्षमता पर, योग्यता पर, पात्रता पर निर्भर होता है। आपने लिट्टे का नाम सुना होगा और लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण का भी नाम सुना होगा। उस प्रभाकरण ने अपने कार्यकर्ता को मरने के लिए तैयार किया था। वो साइनाइड की गोली मुंह में रखते थे और अगर पुलिस ने पकड़ा तो मर जाते थे, कोई सबूत पीछे नहीं छूटता था। तो अगर लोग मरने के लिए तैयार होते हैं और जो मरने के लिए तैयार होते हैं वो मारने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। और हमारे समाज में तो फोकट में खाने के लिए लोग तैयार हो सकते हैं, शराब पीने के लिए लोग तैयार हो सकते हैं। तो क्या आजादी का आंदोलन चलाने के लिए या व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य पूरा करने के लोगों को हम तैयार नहीं कर सकते? इसके लिए साथ सहयोग देने के लिए लोगों को तैयार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। किसी को मारो मत लिट्टे जैसा और मरो भी मत, केवल सोच बदलना है। अगर सोच बदलोगे, मारने की जरूरत नहीं, मरने की जरूरत नहीं, केवल सोच बदलने की आवश्यकता है। विचार परिवर्तन ही, क्योंकि विचार परिवर्तन ही हर परिवर्तन का मूल है। इसलिए साथियों, दूसरों का साथ देना होगा, दूसरों से साथ लेना होगा। जब आपकी साथ सहयोग देने की भूमिका होगी तो ही सामने वालों को भी आपको साथ सहयोग देने की भूमिका हो सकती है। इसलिए सभी प्रकार के साधनों का मेल करते आना चाहिए। 1+1 बराबर 2 होते हैं और 1+1 बराबर 11 भी होते हैं। हमें 2 के बजाय 11 बनाने हैं। कोई भी एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी धनवान हो, कोई भी कितना भी अमीर हो, अकेला नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों का महत्व ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने यही काम किया कि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसलिए दूसरों को महत्व देना चाहिए, दूसरे का महत्व ध्यान में रखना चाहिए और दूसरों का साथ सहयोग लेना चाहिए। तभी जाके हम इस काम को पूरा अंजाम तक लेकर जा सकते हैं। इसलिए साथियों, टग ऑफ वॉर नहीं होना चाहिए, रस्सी खेच नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज में टग ऑफ वॉर ज्यादा होता है। मैं इधर खींचता हूं, दूसरा उधर खींचता है और वो डोरी टूटने का संभावना होती है। टग ऑफ वार नहीं होना चाहिए, रस्सी खेच नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों ने मिलकर इकट्ठा आकर इस उद्देश्य को, विचारधारा को समझकर व्यवस्था परिवर्तन जैसे महाकठिन उद्देश्य को सफल करने के लिए काम करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है वो निर्धारित समय पूरा हो सकता है। इसके लिए हमको उद्देश्य और विचारधारा को ध्यान में रखकर काम करना होगा और इसके लिए जो 5 मुद्दे हैं, 1 दिशा निर्देशन, 2 नियंत्रण निगरानी और 3 अनुशासन और 4 समन्वय और सहकार, इन 5 बातों को ध्यान में रखकर अगर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में अपने वामसेप और वामसेप के सहयोगी संगठनों को बढ़ाने का काम करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों, आज मध्य प्रदेश का ये 30वां राज्य अधिवेशन है और इस 30वें राज्य अधिवेशन के आखिरी सत्र की
अध्यक्षता आखिरी सत्र का समापन बामसेप तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं एक बात की घोषणा करना चाहूँगा कि साथियों, इस राज्य अधिवेशन के लिए अब ये 18 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक ये राज्य अधिवेशन चल रहे हैं और हर राज्य अधिवेशन को अपना अपना फंडिंग टारगेट और अपना अपना डेलीगेशन टारगेट दिया है। तो मध्य प्रदेश को 15 लाख का टारगेट दिया था और मध्य प्रदेश ने, मतलब आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके 15 लाख रुपए इकट्ठा किया है और ये 15 लाख रुपए फंड आप माननीय वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप इनको सुपुर्द कर रहे हैं। साथियों, आपने 15 लाख का फंड संगठन को दिया, साथ सहयोग किया और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। अभी इस सत्र की अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली करेंगे। साथियों, आज बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 30वां राज्य स्तरीय अधिवेशन मध्य प्रदेश का ये हो रहा है और ये अधिवेशन ऑनलाइन अधिवेशन हम लोग कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन अधिवेशन का आखिरी सत्र चल रहा है और इस आखिरी सत्र का जो 6 बजे से 9 बजे तक चल रहा है, इसके लिए विषय रखा गया है नामधारी नेतृत्व यह जाति प्रतिनिधित्व का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि नामधारी नेतृत्व यह ब्राह्मणी ब्यूरोक्रेसी के हाथ का खिलौना बनेगा। दिनांक 17 अगस्त 1918 को राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज द्वारा मिस्टर मॉन्टेग्यू को दिया गया ज्ञापन अथवा दूसरा विषय है, अगर राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज 1932 में जिंदा रहे तो क्या गांधी द्वारा पूना करार या पूना पैक्ट थोपना संभव होता? अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की विरासत चला रहे थे, एक विचार मंथन। ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय है बामसेप संगठन के बढ़ते हुए कारवां को बिना अनुशासन के एवं सभी ऑफशूट संगठनों के कार्यकर्ताओं को आपसी सहकार एवं समन्वय बनाए बगैर सही समय पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता, एक गंभीर विश्लेषण। ये विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस विषय के संदर्भ में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इस विषय में नामधारी नेतृत्व का मुद्दा चर्चा का विषय बनाया गया है। ये जो शब्द नामधारी शब्द यूज किया गया है, ये अंग्रेजी का जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव शब्द है,
नॉमिनेशन, इसका ट्रांसलेशन है और ये सही ट्रांसलेशन है ऐसा कहा जा सकता है। तो इसलिए इस बात को समझना इस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है और ऐतिहासिक संदर्भ में जानना और समझना ज़रूरी है। इसलिए इस विषय को मैं इतिहास के साथ जोड़कर देखना चाहता, बताना चाहता। छत्रपति शाहू महाराज का मृत्यु 1922 को हुआ और तिलक का मृत्यु 1920 को, उसके 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद छत्रपति शाहू महाराज का मृत्यु हुआ। और ये मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, घातपात से किया गया हत्या है, ऐसा सीक्रेट रिपोर्ट भारत के अंग्रेज अधिकारियों ने लंदन में भेजा है। तो ये रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास में है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये जो विषय में बात कही गई है ये शाहू महाराज के द्वारा कही गई है 17 अगस्त 1918 को, मृत्यु के 4 साल पहले। और 1918 को ही क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधारणा अभियान अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में शुरू करना था, इसके लिए मॉन्टेग्यू जो है वो भारत में आए थे। तो ये बात जो है, जब आए थे तो ये ज्ञापन दिया गया था, शाहू महाराज के द्वारा दिया गया था। और इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लिखा हुआ है। और इसी को आज विषय बनाया गया है। तो इसलिए 1918 के पहले से जो हालात है, वहाँ से इस बैकग्राउंड को जानने और समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं इस बात को उस रेफरेंस में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। हेलो, हाँ हाँ, ओके। तो इस तरह से (1916) से लेकर 1956 तक लगभग 40 साल का ये आंदोलन है बाबा साहब अम्बेडकर का। और 1948 से लेकर 1848 से लेकर 1890 तक लगभग 42 साल, ये 42 साल का नेतृत्व है ज्योतिराव फुले का। आधुनिक भारत में जो ज्योतिराव फुले का आंदोलन है, वो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। और ब्राह्मणों के द्वारा जो आज़ादी का आंदोलन भारत में शुरू किया गया, उसके पहले ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ादी का आंदोलन शुरू किया था 1885 से। यदि हम लोग इसका विश्लेषण करें 1848 से लेकर 1885, तो 37 साल पहले ब्राह्मणों ने जो कांग्रेस की स्थापना की,
चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की और स्थापना करने के 1885 में स्थापना की, तो 1848 को ज्योतिराव फुले ने इस देश में शूद्रों और अतिशूद्रों के आज़ादी का आंदोलन शुरू किया था। 37 साल पहले ये आंदोलन अंग्रेजों के गुलामी से आज़ादी का आंदोलन नहीं था, ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी का आंदोलन था। तो ब्राह्मणों ने इससे प्रेरणा ग्रहण की कि यदि यही आंदोलन भारत का प्रधान आंदोलन बन गया, सारे देश भर में अगर इस आंदोलन को फैलने का अवसर मिल गया, यदि ऐसा हुआ तो इस आंदोलन की वजह से इस देश का शूद्र और अतिशूद्र आज़ाद हो जाएगा और यही मुख्य आंदोलन होगा। तो ब्राह्मणों ने ये सोचा कि इसका विरोध करने से भी इस आंदोलन को फायदा होता है, इसका समर्थन करने से भी इस आंदोलन को फायदा होता है, तो इसका विरोध भी नहीं किया जा सकता, इसका समर्थन भी नहीं किया जा सकता, तो इसका डायवर्शन करना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि आज़ादी का ही आंदोलन शुरू किया, मगर ये आंदोलन उन्होंने ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी का आंदोलन शुरू किया। और ये थ्योरी उन्होंने भारत के लोगों को बताना शुरू किया कि अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बनाया है, ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ के शूद्र अतिशूद्र लोगों को गुलाम बनाया था। इससे लोग जागृत हो सकते हैं और अंग्रेजों का जब तक राज रहेगा तब तक अंग्रेज इस बात को रोकेंगे नहीं। और अंग्रेज रोक भी नहीं रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के नेतृत्व की वजह से, अंग्रेजों के वर्चस्व की वजह से, अंग्रेजों के गुलामी की वजह से ही शूद्रों अतिशूद्रों को ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करने का मौका है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, ऐसा ज्योतिराव फुले मान रहे थे। जो आधुनिक भारत के हमारे सबसे बड़े विजनरी नेता थे, सबसे दूरदृष्टि नेता थे, भारत आजाद भारत में जो संविधान को जो थोड़ा बहुत सामाजिक आशय उपलब्ध हुआ, उसका श्रेय ज्योतिराव फुले को जाता है। अगर ज्योतिराव फुले ने आधुनिक भारत में ऐसा आंदोलन नहीं शुरू किया होता तो संविधान में जो संविधान को सामाजिक आशय उपलब्ध हुआ, उसके बजाय मनुस्मृति का कानून ब्राह्मण लोग लागू कर देते। संविधान निर्माण करने का जो अभियान चला था कि अंग्रेजों अगर जा रहे हैं तो अंग्रेजों को कम से कम एक काम करना चाहिए, संविधान लागू करके भारत छोड़ना चाहिए, संविधान लागू करने के पहले भारत नहीं छोड़ना चाहिए। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया भारतीय लोगों के ही नेतृत्व में हुई, मगर वो अंग्रेजों के निगाह और निगरानी में हुई। और इस वजह से ब्राह्मण लोग मनुस्मृति का कानून लागू नहीं कर पाए। ये बात हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से 1848 को जो आंदोलन ज्योतिराव फुले के द्वारा शुरू किया गया था, ये आंदोलन आज भी आजाद भारत में उस आंदोलन की वजह से ही जो यहाँ के शूद्रों अतिशूद्रों को जो जागरण हो रहा है, वो जागरण तो ब्राह्मण लोग नहीं कर रहे। जिन्होंने इस देश में अंग्रेजों को भगाकर अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों को स्थापित किया,
तो हम लोगों तो यही कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाने का और अंग्रेजों की जगह ब्राह्मण को स्थापित करने का आंदोलन था, ये आजादी का आंदोलन तो था नहीं। ये जो नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, तो ये हॉरर दिन है, ऐसा जो घोषणा किया ये ब्राह्मणों का तुष्टीकरण करने के लिए किया, ब्राह्मणों को खुश करने के लिए किया, ताकि ब्राह्मण जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए और आने वाले 2024 के चुनावों में भी नेतृत्व करने के लिए अवसर दे दे। जबकि नरेंद्र मोदी ने जो 75 साल का नियम बनाया वो 75 साल खत्म हो जाते, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी का क्लेम नहीं बनता है। हाँ, क्योंकि ये 75 साल का जो नियम है, यही नियम अडवाणी को लागू किया गया था, यही नियम और भी कई लोगों को लागू किया था और जोशी को भी लागू किया था। अगर उनको रिटायर्ड किया गया तो ये नियम जो है ये नरेंद्र मोदी को भी लागू करना होगा, तो ये खतरा है। तो ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन है ये स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन था, और ये आंदोलन अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन शुरू होने के 37 साल पहले शुरू हुआ था। आजादी देने का काम गांधी जी ने किया है, ऐसा इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। मगर जब ज्योतिराव फुले हमारे आज़ादी का, शूद्रों अति शूद्रों के आज़ादी का जब आंदोलन चला रहे थे, का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय तो गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे। 1848 को गांधी जी पैदा नहीं हुए थे। ज्योतिराव फुले ने जब आंदोलन शुरू किया था उसके 21 साल बाद गांधी जी पैदा हुए, 2 अक्टूबर 1869 को। तो ये जो विचारधारा और ये जो आंदोलन है ज्योतिराव फुले का, इसका प्रभाव आज भी है, या ये कहा जा सकता है कि वही एक विचारधारा है जिसको लेकर बाद में शाहू महाराज आगे बढ़े। ज्योतिराव फुले की ही विचारधारा को लेकर शाहू महाराज आगे बढ़े, ज्योतिराव फुले की ही विचारधारा को लेकर बाबा साहब आम्बेडकर आगे बढ़े, ऐसा उन्होंने जाहिर रूप से कहा हुआ है। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक जगह कहा कि नहीं, हम तो ज्योतिराव फुले का ही रास्ता अपनाएंगे, ये जो मराठा लोग कांग्रेस में विलीन हो गए हैं उन्होंने गलत काम करने का काम किया है। 1936 में जब ये ब्राह्मणेतर आंदोलन जब कांग्रेस में विलीन हो गया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ये रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, और अल्टीमेटली बाबा साहब आम्बेडकर का कहना सच साबित हो गया। क्योंकि वो जो ब्राह्मणेतर आंदोलन को कांग्रेस ने पूरी तरह से निगल लिया है, और उसका अवशेष शेतकरी कामकरी पार्टी के रूप में अवशेष बचा हुआ है, और ज़्यादा नहीं है। और वो अवशेष जो है लगभग निष्प्रभावी है। उसका आखिरी स्तंभ जो है गणपतराव देशमुख, जो सबसे बड़े मतलब नेता माने जाते थे, वो भी अभी चले गए हैं। तो ये जो बात मैं आप लोगों को, ये जो छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा जो बात कही गई है उसको जानने समझने के लिए ये बैकग्राउंड समझा रहा हूं। उसके बाद में 90 तक ये नेतृत्व ज्योतिराव फुले ने किया, उसके बाद में सावित्रीबाई फुले ने किया, उसके बाद में छत्रपति शाहू महाराज ने इसका नेतृत्व किया। और छत्रपति शाहू महाराज के नेतृत्व के बाद इसका नेतृत्व बाबा साहब आम्बेडकर के नियंत्रण में आया। ज्योतिराव फुले ने एक सिद्धांत बताया था कि हमें ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करनी चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी जागृत होना चाहिए और ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करनी चाहिए। तो 1916
को जब बाबा साहब आम्बेडकर ने आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया तो 17 अगस्त 1932 को यानी 16 साल में बाबा साहब आम्बेडकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई झगड़ा करके सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्नीस को 16 को उन्होंने काम शुरू किया, 16 में नेतृत्व किया और 1932 को 17 अगस्त 1932 को उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में जो अम्बेडकराइट लोग हैं उन लोगों को ही सही तरीके से जानकारी नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ समझने के लिए ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन हासिल किया, तो बाबा साहब आम्बेडकर भी अपने आंदोलन के द्वारा ब्राह्मणों के गुलामी से अपने लोगों को आजादी हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे थे। वही जो गोल सेट किया था ज्योतिराव फुले ने, उसी पर बाबा साहब आम्बेडकर भी काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद SC ST OBC सारे लोगों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करना एक ही झटके में संभव नहीं होगा, शायद स्टेप बाय स्टेप जो है इसको हासिल करना चाहिए। तो पहले उन्होंने अछूतों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए, अछूतों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया। जब सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने हासिल किया तो सेपरेट इलेक्टोरेट का अर्थ क्या है? तो मैं आपको बहुत प्रिसाइजली बताना चाहता हूं कि सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल हुआ 17 अगस्त 1932 को। तो 16 अगस्त 1932 तक क्या था? तो ब्राह्मण अछूतों के भविष्य के नियंता थे, निर्णयकर्ता थे। ब्राह्मण जो है वो अछूतों के भविष्य का निर्णय करते थे। अंग्रेज होने के बावजूद भी करते थे। गांव गाड़े में अछूतों का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो ब्राह्मण ही फैसला करते थे। ये मंदिर में जाने देना चाहिए कि नहीं जाने देना चाहिए, सार्वजनिक रस्तों से जाने देना चाहिए कि नहीं जाने देना चाहिए, उनको स्कूलों में जाने देना चाहिए कि नहीं जाने देना चाहिए, उनको छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, कुएं पर पानी भरने देना चाहिए कि नहीं भरने देना चाहिए, सार्वजनिक स्थलों पर इनको प्रवेश करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए। ये सारे के सारे फैसले ये ब्राह्मण ही करते थे। ये काल्पनिक बातें नहीं, ये सारे सबूतों के आधार पर बता रहा हूं। यानी इसका मतलब है अछूतों के भविष्य के सारे फैसले ब्राह्मण कर रहे थे। सोलह अगस्त 1932 तक 17 अगस्त को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। अब जब 17 अगस्त सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो 17 अगस्त से कानूनन ये एक बात सामने आई, कानून हो गया ये, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जो डिक्लेयर हुआ, उससे एक बात प्रमाणित हो गई, सिद्ध हो गई कि अब 17 अगस्त 1932 के बाद अछूतों के भविष्य का फैसला ब्राह्मण नहीं करेंगे। तो अछूतों के भविष्य का फैसला कौन करेंगे? अछूत खुद अपने भविष्य का फैसला करेंगे। वो सेपरेट ब्राह्मणों ऐसे मिले हुए ब्राह्मणों से सेपरेट हो जाएंगे। ये ब्राह्मणों से मिले हुए उससे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ब्राह्मणों से मुक्त हो गए। सेपरेट का मतलब यहां मुक्त हो गए। और मुक्त होने के बाद में फिर उनका अलग चुनाव क्षेत्र होगा। उस चुनाव क्षेत्र में उनको वोट देने का अधिकार होगा और उनको ही वहां चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। और जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको केवल अछूतों के वोटर से ही चुना जाएगा या हरवाया जाएगा। अछूतों के वोटर से ही या तो वो चुना जाएगा या अछूतों के वोटर से ही वो हरा जाएगा। यानी चुनकर कोई भी आ गया तो अछूत ही चुनकर आएगा। और कौन अछूत चुनकर आएगा? जो सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद के विरोध में लड़ने के लिए तैयार होगा वही चुनकर आएगा।
जो सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद के विरोध में लड़ने के लिए आक्रामक नेतृत्व करेगा वही वहां चुनकर आएगा, उसको ही स्वाभिमानी संप्रदाय के जो अछूत लोग हैं उनके ही वोट उनको मिलेंगे। और इस तरह से स्वाभिमानी, स्वावलंबी, स्वनिर्भर नेतृत्व का निर्माण होगा। ऐसा कानूनन अधिकार मिल गया। 16 अगस्त 1932 तक मनुस्मृति का कानून लागू था, अंग्रेज होने के बावजूद भी। कितना हंगामा हुआ था, बाबा साहब अंबेडकर 14 तालाब पर पानी पीने के लिए गए थे तो ब्राह्मणों ने कितना हंगामा किया था। ये काल्पनिक बातें नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर, मतलब कुछ लोग ऐसा मान सकते हैं अंग्रेजों का राज है तो ये थोड़ी है, ब्राह्मणों का क्या था? ब्राह्मणों का तो राज नहीं था, अंग्रेजों का राज था। अरे भाई, अंग्रेजों का राज था, मगर इसके बावजूद भी अछूतों को चौधार तालाब पर पानी पीने के लिए संगठित प्रयास करने के बावजूद भी करने नहीं दिया गया था। और कानून सीके बोले के द्वारा कानून बनाने के बाद ये करने नहीं दिया जा रहा था। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कानून तो बन गया, अमल कौन करेगा? तो अमल करने के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने वहां ये कार्यक्रम शुरू किया था। वो ये हंगामा हुआ था। इससे सिद्ध होता है, इससे ये बात सिद्ध होता है कि अंग्रेजों का राज होने के बावजूद भी अछूतों को समानता के अधिकार उपलब्ध नहीं थे। अंग्रेजों के टेरिटरी में या अंग्रेजों का कोई विभाग है वहां तक थे, अंग्रेजों की मिलिट्री है उसमें हमारे लोगों को, मगर वहां भी ब्राह्मणों ने अछूतों को मिलिट्री में भर्ती नहीं करना चाहिए हंगामा किया था। और फिर अंग्रेजों ने हंगामा ना हो तो ब्राह्मणों को खुश करने के लिए मिलिट्री में भर्ती करना बंद कर दिया था। तो बाबा साहब आंबेडकर जब लीडर बन गए तो उनके सामने ऐसे डॉक्यूमेंट थे कि पहले ये मिलिट्री में इन लोगों को भर्ती किया जाता था, बाद में अंग्रेजों ने मिलिट्री में भर्ती करना बंद कर दिया था, ये ब्राह्मणों के विरोध की वजह से। ये सारी बातें थी। अंग्रेज लोग भी दबाव में निर्णय लेते थे। तो इस तरह से ये सारे एविडेंसेस में आप लोगों को बता रहा हूं, पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं, क्योंकि पर्सपेक्टिव नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। घटना हमारे सामने है। तो 16 अगस्त 1932 तक अछूतों पर, वैसे SC ST OBC सभी पर यही था, ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था। इसलिए ज्योतिराव फुले का यह कहना कि हम ब्राह्मणों के अभी भी गुलाम हैं, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं, हम सिंगल गुलाम नहीं, हम डबल गुलाम हैं, तो हम पहले जिसके गुलाम हैं पहले उसके गुलामी से आज़ादी हासिल करनी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार हासिल किया, इससे अछूत ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ाद हो गए। यानी ब्राह्मणों का कौन कैंडिडेट हो वो निर्धारित करने का अधिकार भी यदि सेपरेट इलेक्टेड नहीं होता तो ब्राह्मण निर्धारित करते। वोट का अधिकार मिल जाता मगर चुनाव जीतने का अधिकार नहीं मिलता, तो सेपरेट इलेक्टेड से यह अधिकार मिल गया। इससे स्वाभिमानी, स्वावलंबी, स्वनिर्भर नेतृत्व का निर्माण हो सकता था। इसलिए इसके विरोध में गांधी ने आमरण अनशन किया और ज्वाइंट इलेक्टेड लागू किया। और ज्वाइंट इलेक्टेड लागू करने के लिए गांधी ने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ था 1937 से, वहाँ सबसे पहले प्रयोग किया। और ऐसे बहुत सारे नॉमिनेटेड लीडरशिप डेवलप किया, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव डेवलप किया शेड्यूल कास्ट के। इस पर बाबा साहब आम्बेडकर की कमेंट्री है और इसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है
कि इससे दलाल भड़वे, उन्होंने एक अंग्रेजी शब्द यूज किया, टूल ऑफ द कास्ट इंडो, यानी ब्राह्मणों के औजार। दूसरा, टूल ऑफ द कास्ट हिंदू, स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू, यानी ब्राह्मणों के चमचे। ये करने का काम उन्होंने किया, चमचे पैदा करने का काम उन्होंने किया। तो इस तरह से यानी टूल ऑफ द कास्ट हिंदू, स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू, ऐसा शब्द प्रयोग किया हुआ है, ये रिकॉर्डेड बातें हैं। तो ये उनको पहले से ही मालूम था ऐसा होने वाला है, और ऐसा ही 1937 के चुनाव में ऐसा हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे जो अछूत लोग जो ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो गए थे, गांधी ने उनको फिर से ब्राह्मणों के गुलामी में डाल दिया। ये सबसे भयंकर बात, आज 15 अगस्त का दिन है, इस मौके पर ये गांधी का जो महान घटिया काम है, ये घटिया काम लोगों को बताया जाना बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि गांधी बहुत अव्वल दर्जे का घटिया आदमी था, मानसिकता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा घटिया आदमी था। आज़ाद भारत में अगर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार बरकरार है, अगर है तो केवल एकमात्र आदमी की वजह से, गांधी की वजह से, और किसी की वजह से नहीं। इसके बारे में शेड्यूल कास्ट के लोग बामसेब की वजह से बड़े पैमाने पर जागृत हो गए। शेड्यूल ट्राइब के लोग अभी धीरे धीरे कुछ बातें उनको मालूम हो रही है, मगर थोड़ा बहुत अभी भी वो गांधी के प्रेम में हैं। और बैकवर्ड क्लासेस के बहुसंख्य लोग अभी भी गांधी के प्यार में मानसिक रूप में पड़े हुए हैं। उनको ये इतिहास पता है नहीं जो मैं बता रहा हूँ। उनको तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ज्योतिराव फुले को अपना पुरखा घोषित करना चाहिए। अगर उनको महात्मा ही चाहिए तो सबसे बड़ा महात्मा ज्योतिराव फुले है। गांधी भी उनको महात्मा कहते थे। ये वास्तविक महात्मा जो है वो ज्योतिराव फुले ही है। जब वो पूना में आए थे गांधी, तो गांधी ने कहा था कि वास्तविक महात्मा तो ज्योतिराव फुले ही है। तो गांधी ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि उनको अंदर से मालूम था कि मैं तो साला हरामी आदमी हूँ, मैं तो सच्चा महात्मा तो हूँ नहीं। तो उसका जमीर जो है उसको कोस रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। एक आदमी होता है, एक उसका जमीर होता है। तो इसलिए ये बात मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि गांधी की वजह से आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट के अंदर नामधारी नेतृत्व का निर्माण हुआ। मगर शाहू महाराज जो कह रहे हैं, तो शाहू महाराज तो शेड्यूल कास्ट के रेफरेंस में नहीं कह रहे। शाहू महाराज बैकवर्ड क्लासेस के रेफरेंस में कह रहे हैं कि हम लोगों को ये चाहिए, जाति प्रतिनिधित्व चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी में शब्द यूज किया होगा, कास्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव शब्द यूज किया था। ये ट्रांसलेशन जो है ना, जाति प्रतिनिधित्व, ये थोड़ा शब्द प्रयोग आज के संदर्भ में सही नहीं है। इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव जो है, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऐसा शब्द प्रयोग होना चाहिए। तो फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ बताया जा सकता है समझाकर। जाति प्रतिनिधित्व से थोड़ा अलग अर्थ निकलता है, और लोग कह सकते हैं कि संविधान की दृष्टि से तो ये शाहू महाराज का कहना गलत है। तो ये शब्द का गलत यूज करने की वजह से ऐसा हो सकता है। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे लोगों को हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार, ये उसका मतलब है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, नामधारी नेतृत्व होगा। और वो जो नामधारी नेतृत्व होगा वो योग्य भी नहीं होगा, काबिल भी नहीं होगा, और ईमानदार भी नहीं होगा। तो जो ब्यूरोक्रेसी है ब्राह्मणों की, वो ब्यूरोक्रेसी उनको चलाने का काम करे। उनको जो बोलेंगे वही सही है ऐसा मान लीजिए, क्योंकि सही क्या है गलत क्या है वो
नाकाबिल जो आदमी है वो समझ नहीं पाएगा, उसको वो चलाने का काम करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये शब्द प्रयोग जो है, ये वाक्य रचना जो है शाहू महाराज के द्वारा कही गई। मगर जब बाबा साहब आम्बेडकर ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड में ये अधिकार हासिल किया था, उस समय मराठा या ब्राह्मणेतर आंदोलन के जो लोग हैं उनका क्या रवैया था, ये सोचने की बात है। ये बहुत अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, बाबा साहब आम्बेडकर का रिकॉर्ड अवेलेबल है, उस रिकॉर्ड के अनुसार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ब्राह्मणेतर आंदोलन के लोग हैं जो 36 में कांग्रेस में गए, वो लोग बाबा साहब आम्बेडकर के कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव का विरोध कर रहे थे। और गांधी का समर्थन कर रहे थे। अभी वो गांधी के पास गए भी नहीं थे, अभी वो ब्राह्मणेतर आंदोलन के ही नेता थे, ज्योतिराव फुले का ही नेतृत्व कर रहे थे। मगर वो बाबा साहब आम्बेडकर का ये जो कम्युनल अवार्ड का रिप्रेजेंटेशन था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विरोध कर रहे थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको कहा, ये बाबा साहब ने लिख के रखा कि आप लोग हमारा विरोध क्यों कर रहे हो, आप लोग गांधी का समर्थन क्यों कर रहे हो, आप गांधी को सेपरेट इलेक्टोरेट की अपने लोगों के लिए मांग करो, मैं आपका समर्थन करता हूं, आप मेरा समर्थन करो। मैं आपका समर्थन करता हूं, आप मेरा समर्थन करो। मगर उन्होंने गांधी को ये मांग नहीं किया। मांग किए बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी रिप्रेजेंटेशन के, अधिकार के, उन्होंने गांधी का अनकंडीशनल सपोर्ट किया। ये जो अनकंडीशनल मराठा लोगों ने, उस समय के ब्राह्मणेतर लोगों ने, ब्राह्मणेतर आंदोलन के लोगों ने ये जो किया, इसका परिणाम ये हुआ कि आज फडणवीस जो है मराठा लोगों के सर पर बैठ गया। तो मराठा लोगों के सर पर बैठ गया, तो ये बात तो शाहू महाराज पहले से जानते थे क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। तो शाहू महाराज का मुद्दा समझने के लिए मैं कंपैरेटिवली यशवंतराव चव्हाण की एक लाइन है और एक लाइन शाहू महाराज की है। तो यशवंतराव चव्हाण के परिवार में सत्यशोधक आंदोलन के लोग हैं, मगर यशवंतराव चव्हाण ने उस लाइन को स्वीकार करने का काम नहीं किया, उन्होंने गांधी की लाइन को टो किया। गांधी की लाइन को टो करने की वजह से, समर्थन करने की वजह से यशवंतराव चव्हाण कांग्रेस में गए। कांग्रेस में गए और ये जो स्वाभिमानी, स्वावलंबी और स्वनिर्भर आंदोलन था, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने यशवंतराव चव्हाण का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। और यशवंतराव चव्हाण ने जब ये स्वाभिमानी, स्वावलंबी, स्वनिर्भर आंदोलन था, इस वजह से ब्राह्मणों ने यशवंतराव चव्हाण को मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार किया और उसी यशवंतराव चव्हाण को माध्यम बनाकर वो स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर, स्वावलंबी आंदोलन खत्म कर दिया। जैसे ही खत्म कर दिया, ब्राह्मणों के लिए यशवंतराव चव्हाण की प्रासंगिकता खत्म हो गई। वो स्वाभिमानी, स्वावलंबी आंदोलन था, उस वजह से यशवंतराव चव्हाण की प्रासंगिकता कांग्रेस के लिए थी। वो दबाव उनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए एक मराठा आदमी चाहिए था, वो यशवंतराव चव्हाण के माध्यम से उनको उपलब्ध हुआ और इसके माध्यम से उन्होंने उसको काउंटर किया। और जब मामला खत्म हो गया, यशवंतराव चव्हाण की प्रासंगिकता खत्म हो गई, तो यशवंतराव चव्हाण को दिल्ली के हॉस्पिटल में मारा उन्होंने, दिल्ली के हॉस्पिटल में रखकर मारा यशवंतराव चव्हाण को। जब यशवंतराव चव्हाण का मृत्यु हो गया तो पवार साहब ने अखबार में बयान दिया, वो अखबार में बयान दिया, वो मैंने पढ़ा, मैंने खुद पढ़ा कि यशवंतरावांचा मृत्यू हा स्वाभाविक मृत्यू नाही है।
एक खुशी की बात यह है कि शरद पवार इसकी वजह से हमेशा सतर्क है। यशवंतराव चव्हाण के साथ जो हुआ, शाहू महाराज के साथ हुआ, उसकी वजह से शरद पवार बहुत विजिलेंट है। और यही वजह यशवंतराव चव्हाण के साथ जो हुआ, ये इसी की वजह से शरद पवार ने अपने आप को कांग्रेस से अलग किया। शरद पवार को प्रधानमंत्री बनने का अवसर होने के बाद एक ब्राह्मण जो रिटायर्ड हो गया था, नरसिंह राव रिटायर हो गया था, रिटायर्ड होने के वजह से कि भाई ये रिटायर हो गया, बुजुर्ग हो गया, अभी तो रिटायर हो गया है, इसलिए उसको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से शरद पवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दी, रोका। और इसके लिए केरला का जो करुणाकरण था, वो भी ब्राह्मण नहीं था, उसका इस्तेमाल किया। वो नायर था, मराठा सदृश जो जाति थी, उसका इस्तेमाल किया। और उसके इस्तेमाल से शरद पवार को प्रधानमंत्री बनने से रोका। उसको सिंपल ये कहा कि अगर तुम अपना फॉर्म विड्रॉ नहीं करते हो नरसिंह राव के विरोध में, तो तुमको कांग्रेस पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा। तो निकालने के बाद में क्या कर लोगे? ये बयान करुणाकरण के द्वारा दिलवाया गया था। शरद पवार ने विड्रॉ कर लिया और इस तरह से शरद पवार को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। तो ये अगर सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करने के विरोध में अगर ब्राह्मणेतर आंदोलन ने विरोध नहीं किया होता, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाता। और ये लोग जब अलग हो जाते, सेपरेट हो जाते, तो ये ब्राह्मणवाद से बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को मुक्त करने के लिए अपने राजनीतिक स्थिति का फायदा लेकर वो ये काम करते। तो इसका बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को फायदा होता, संविधान में फायदा होता। ये फायदा इस वजह से 17 अगस्त 1932 को यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन भी मिला और राइट भी मिला 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट को। और 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को अधिकार दिया। तो 17 अगस्त 1932 और 16 अगस्त 92 60 साल के बाद ओबीसी को अधिकार मिला इसकी वजह से। तो पहले तो उन्होंने यशवंतराव चव्हाण का बंदोबस्त किया और यशवंतराव चव्हाण का बंदोबस्त करने के बाद में हमारे सामने जो दिखाई देता है, पहले तो मनोहर जोशी को मतलब सर पर बिठाया गया और बाद में फडणवीस को सर पर बिठाया गया। ये हमारे सामने की परिस्थिति है, सामने की स्थिति है। ये जो बहुत सारे बैकग्राउंड्स है, ये अगर हम देखते हैं तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध करने का ये नतीजा हमारे सामने दिखाई देता है। यदि शाहू महाराज 1922 को उनका मृत्यु नहीं होता, तो क्योंकि वो तो केवल 50 साल के थे, राजा थे, उनके मृत्यु होने की कोई वजह थी नहीं 1932 तक, यानी 10 साल। 22 को उनका मृत्यु हुआ, 32 को कम्युनल अवार्ड हो गया, तो 10 साल में उनके मृत्यु का कोई वजह नहीं थी, क्योंकि 78 साल तक तो गांधी जी जीवित थे। अगर उनको गोली नहीं मारा गया होता तो शायद और भी जीवित होते रहे थे। वो बोलते थे कि मैं 125 साल जीऊंगा, ऐसा गांधी जी का कहना था कि 125 साल तक मरूंगा नहीं। टारगेट बनाकर वो अपना लाइफस्टाइल उन्होंने ऐसा किया था कि डेली कितना खाना चाहिए। वो उन्होंने पूछा होगा, डॉक्टरों को पूछा होगा, आयुर्वेद डॉक्टरों को पूछा होगा क्या खाना चाहिए अपना उम्र बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह थे। वो सारा प्लानिंग करके उन्होंने किया था, हो सकता है। और इस वजह से उम्र 78 साल तक गांधी जी जीवित थे। तो उस समय 78 साल का आदमी जीवित नहीं रहा करता था, मगर गांधी जी 78 साल तक जीवित थे। तो गांधी जी कोई राजा तो थे नहीं, तो शाहू महाराज राजा थे, तो 50 साल में खाने पीने के अभाव में मृत्यु हो गया, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता।
1932 तक शाहू महाराज जीवित रह सकते थे, और अगर रहते तो सारे महाराष्ट्र को शाहू महाराज बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में खड़े करते, साउथ इंडिया के लोगों को समर्थन करते, और ये आंदोलन सारे देश भर में फैल जाता इसको आधार बनाकर। बहुत मुश्किल होता रहा मतलब गांधी जी को ये पूना पैक्ट थोप लेना, क्योंकि शाहू महाराज गांधी के समर्थन में नहीं थे, वो गांधी के विरोध में थे। तो इस तरह से पूना पैक्ट जो है वो अगर वो रहते तो शायद पूना पैक्ट गांधी जी को थोपना आसान नहीं होता। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर जब पूना पैक्ट गांधी जी ने अनुसूचित जाति के लोगों पर थोपा तो उससे नामधारी नेतृत्व का निर्माण हुआ। नामधारी नेतृत्व सौम्य शब्द है। बाबा साहब अम्बेडकर तो कहते हैं कि दलाल पैदा हो रहे, बड़वे पैदा हो रहे, कुत्ते पैदा हो रहे। ये कम से कम साले भौंकने वाले कुत्ते होते, काटने वाले नहीं होते, कम से कम भौंकने वाले होते। थोड़ा सा डर जाता भौंकता आदमी, जब कुत्ता भौंकता है तो वो आदमी डर जाता है कि साला काटेगा। तो भौंकने वाले कुत्ते आमतौर पर काटते नहीं हैं। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो केवल भौंकने का ही काम करते हैं, वो काटते कभी भी नहीं है। तो ये उनका कहना था कि पूना पैक्ट में भौंकने वाले कुत्ते भी पैदा नहीं हुए, दलाल पैदा हुए, बड़वे पैदा हुए। और ये शब्द प्रयोग बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये लिखित है। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब उन्होंने लिखा, उसमें है। गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल में है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का जो मेमोरेंडम उन्होंने संविधान सभा को दिया उसमें है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल कास्ट को पूना पैक्ट लागू किया, उससे दलाल और बड़वे पैदा हुए। ये प्रयोग उन्होंने आदिवासियों को संविधान सभा में लागू किया। आदिवासियों की मांग नहीं थी कि पूना पैक्ट हमको लागू करो, किसी आदिवासियों ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी। तो कांग्रेस ने, अरे ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा होने की वजह से कांग्रेस ने ये आदिवासी पर थोप दिया। वो आज तक आदिवासियों को ये पता ही नहीं कि ये क्या मामला है। वो पहली बार हम लोगों ने बताया आदिवासियों को। तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में नामधारी नेतृत्व जो है वो पूना पैक्ट ने पैदा किया। स्वाभिमानी, स्वावलंबी और स्वनिर्भर नेतृत्व जो है पूना पैक्ट ने खत्म कर दिया। जब खत्म किया तो इसी सिद्धांत को उन्होंने बैकवर्ड पर लागू कर दिया। जो बैकवर्ड के लोग ये कहते हैं कि पूना पैक्ट तो शेड्यूल कास्ट के ऊपर विरोध में है, हमारे विरोध में तो नहीं है। मगर पूना पैक्ट का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत ओबीसी के ऊपर भी लागू कर दिया गया आजाद भारत में। क्योंकि वो कानून नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, पार्टी लेवल पर ओबीसी को पूना पैक्ट का सिद्धांत लागू किया। और उन्होंने ऐसी लीडरशिप ओबीसी के अंदर डेवलप की जो कांग्रेस के अंदर और बीजेपी के अंदर जो लीडरशिप डेवलप की वो नॉमिनेटेड लीडरशिप है, नामधारी लीडरशिप है। प्रधानमंत्री मोदी का ही उदाहरण ले लो, वो है ओबीसी, मगर एक भी निर्णय ओबीसी के फेवर में करने का कोई अधिकार उसके पास नहीं है। अभी वो बोल रहा है कि 28 मंत्री ओबीसी को हमने बनाए, एक भी मंत्री को कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री को ही अधिकार नहीं तो बाकी लोगों को अधिकार होने का क्या सवाल आता है। अब ये मुद्दा सारे उत्तर प्रदेश में ये चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि वो बोलेंगे हमने 28 मंत्री बनाए ओबीसी के, तो इसलिए ओबीसी को हमको ये देना चाहिए। तो ये अच्छा अवसर है इसका जागरण करने का। वो ऐसा कहेंगे, हम ऐसा कहेंगे, लोगों को इस बहाने से जागरण होगा। तो इस तरह से ये सारी बातें जो है, सारी जानकारी जो है, ये इस संदर्भ में अगर जानने और समझने का हम प्रयास करते हैं तो नामधारी नेतृत्व कानूनन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लागू कर दिया पूना पैक्ट, उसकी वजह से पैदा हुआ। और पूना पैक्ट का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है, रियल रिप्रेजेंटेशन निर्माण नहीं होने देना है। ये पूना पैक्ट का मूल सिद्धांत है। यह सिद्धांत उन्होंने पार्टी लेवल पर एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने, यही सिद्धांत बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया।
तो वो पार्टी लेवल पर ओबीसी को रियल रिप्रेजेंटेशन डेवलप नहीं होने देते। वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, मगर उनके पास पावर नहीं रखते। इसके लिए उन्होंने एक तरीका डेवलप किया। कांग्रेस ने परिवार राज स्थापित किया। परिवार राज राजेशाही का ही दूसरा रूप है। लोकशाही और राजेशाही, राजेशाही में क्या होता है? हेरिडेटरी रूलर होता है, राजा का बेटा राजा होता है। अब नेहरू की बेटी हेरिडेटरी रूल है, इंदिरा, इंदिरा का बेटा राजीव, राजीव का बेटा राहुल या प्रियंका। ये तो जो राजाशाही है, मतलब ब्राह्मणों ने आजादी के आंदोलन के जो सिद्धांत थे उनके साथ भी गद्दारी और धोखेबाजी करने का काम किया, जिसका वो बड़ा बखान करते हुए लोगों को बताते हैं। ये थोपा उन्होंने पारिवारिक राज, और इस तरह से पारिवारिक राज थोप पर एक प्रकार से राजाशाही लागू कर दिया लोकतंत्र में। एक तो ये बात जो लोकतंत्र के विरोध में है। दूसरा, आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ये कांग्रेस ने पार्टी के अंदर रहकर किया। आरएसएस ने दूसरा तरीका अपनाया, वो पार्टी के अंदर नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि ये तो बहुसंख्यांक लोग हैं, ये बहुसंख्यांक लोग पार्टी के अंदर भी रहेंगे, तो बहुसंख्यांक लोगों को अल्पसंख्यक ब्राह्मण कंट्रोल कैसे करेंगे? तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो आरएसएस ने इससे सबक लेकर अलग संगठन बनाया। आरएसएस वो बाहर रहकर अंदर कंट्रोल करते हैं, आरएसएस को बाहर रहकर अंदर कंट्रोल करते हैं। और अंदर कंट्रोल करते हैं, जब लोग इसकी चर्चा करते हैं तो उसके लिए मोहन भागवत बयान देते हैं कि हम डे टू डे आरएसएस डे टू डे बीजेपी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। डे टू डे करने की जरूरत क्या है जब आपके सारे सिद्धांतों को वो फॉलो कर रहे हैं? जो नहीं फॉलो करते उसको निकाल देते हो आप, जो आपका फॉलो नहीं करते उसको निकाल देते हैं। मान लो कि नरेंद्र मोदी ने उनकी बातों को फॉलो नहीं किया तो दूसरे दिन गडकरी का बयान आ जाएगा या किसी दूसरे ओबीसी का बयान आ जाएगा। पहले तो आरएसएस वाले क्या करेंगे कि नरेंद्र मोदी का विकल्प जो है कोई दूसरा ओबीसी है, ये प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा 6 महीना वातावरण बनाएंगे और फिर उसके माध्यम से नरेंद्र मोदी के विरोध में कैंपेन शुरू कर देंगे। तो ये नामधारी जो लीडरशिप है उसको कंट्रोल करने का, कि ये नामधारी ही बने रहना चाहिए। हमने तो नामधारी बनाया, मगर ये नामधारी लोग जो है कई साले इनका सत्व जागा ना हो जाए, क्योंकि नामधारी स्वाभाविक नेतृत्व तो होता नहीं है। मतलब जो आदमी प्रधानमंत्री है उनको राजनीति के सारे छक्के पंजे समझ में आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मेजराम जी जो बात आपको समझ में आ रही है नरेंद्र मोदी को नहीं आती है क्या? तो हमने कहा कि नरेंद्र मोदी को हमसे ज़्यादा राजनीति समझ में आती है। अच्छा, अगर ज़्यादा समझ में आती है तो वो ऐसा क्यों कर रहे? मैंने कहा अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या वो वामन मेश्राम की तरह सड़कों पर घूमते रहेंगे भारत में? वामन मेश्राम को जो समझ में आता है उसी की तरह जब वो आचरण करता है तो उसको सड़कों पर घूमना पड़ता है। और नरेंद्र मोदी को समझ में आता है मगर वो अपने मन में ही रखता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहता है, बोलता नहीं, अमल में नहीं करता है। तो ब्राह्मणों को लगता है ये आदमी हमारे लिए सुटेबल है, उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर देते हैं। तो नरेंद्र मोदी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, नामधारी प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो नामधारी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता तो एक ओबीसी आदमी ओबीसी के ही विरोध में फैसले कैसे करता? ये तो स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। मगर एक ओबीसी ही आदमी ओबीसी के ही विरोध में फैसले कर रहा है, ये तभी हो सकता है जब वो फैसले कोई थर्ड पार्टी कर रही हो और उनको केवल अमल करने के लिए कहा गया। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी कभी प्रेस का सामना नहीं करते, कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो वो अक्षय कुमार जो है उनको सवाल पूछते हैं कि आप आंबा कैसा खाते हो, चूस कर खाते हो या काट कर खाते हो? ऐसे मतलब फालतू सवाल वाला वो। मतलब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और ना ही उनको सवाल जवाब
किसी ने पूछा और उन्होंने कोई जवाब दिया। तो ये इसलिए ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उनको डर रहता है कि ये हम जो कर रहे हैं, आरएसएस हमको कंट्रोल कर रहा है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के शिला पूजन के लिए उधर बुलाया गया था, तो वहाँ जो ब्राह्मण मोहन भागवत बैठा था, उसका आसन ऊंचा था और नरेंद्र मोदी का आसन उससे छोटा था। ये बाकायदा वो फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा था, तो हमने सबूत के साथ बताया, फोटोग्राफ के साथ बताया, ये काल्पनिक बातें नहीं बताया। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि जब वो प्रधानमंत्री को नामधारी बनाते हैं तो 28 मंत्री बनाया ओबीसी के, तो अभी तक कोई दूसरी खबर नहीं आई कि उस 28 मंत्रियों को उन्होंने काम करने के लिए कोई कार्यभार दिया, कोई कार्यभार दिया, ऐसा कोई उदाहरण, ऐसी कोई खबर ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो मंत्री बनाए गए हैं उनके सारे लगभग कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, उसके नीचे इनको रखा गया है। मंत्री बनाया मगर उनके नीचे रखा है, तो फैसला लेने का वास्तविक अधिकार तो कैबिनेट मिनिस्टर के पास है, इनको राज्य मंत्री बनाया गया, तो इनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है। तो जब पावर ही नहीं है तो ये ऐसे मंत्री हजारों भी बनाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, मगर इससे यही बात प्रमाणित होती है कि नामधारी नेतृत्व है, जो बल्कि उनके आईएएस अधिकारी के पास, उनके मंत्रालय में जो आईएएस अधिकारी होगा उसके पास ज्यादा पावर है, मंत्री के पास पावर नहीं है। तो इस तरह से जो नामधारी नेतृत्व है, ये नामधारी नेतृत्व हम लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इसको जानने समझने से बहुत सारी बातें जानने समझने में मौका मिलता है, अवसर मिलता है। इसलिए इन बातों को मैंने आपको इस संदर्भ में समझाने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूं कि ये बात इस संदर्भ में आपके समझ में आई होगी। और ज़्यादा बात ना कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। और हमें भविष्य में स्वाभिमानी, स्वावलंबी और स्वनिर्भर आंदोलन का निर्माण करना चाहिए। यदि हम स्वाभिमानी, स्वावलंबी और स्वनिर्भर का आंदोलन अगर निर्माण करते हैं तो ये जो नामधारी नेतृत्व है, ये नामधारी नेतृत्व हम बदल सकते हैं और स्वाभिमानी, स्वावलंबी और स्वनिर्भर नेतृत्व का निर्माण कर सकते हैं। आने वाले 10-20 साल में ये प्रस्तापित करने में हम लोग सफल हो जाएंगे, ऐसा मेरा यकीन है, विश्वास है। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।